सिंघवी साहब, आपको और पूरी हमारे लॉ डिपार्टमेंट की टीम को ढेरों शुभकामनाएं कि आपने इस कामयाब आयोजन का न केवल से एक बेहतरीन शुरुआत की, पर कांग्रेस की मूलभूत सिद्धांत और विचारधारा जो संविधान के ऊपर हुए आक्रमण से लोहा लेने की है, आप आज की इस संगोष्ठी से और पूरे हिंदुस्तान से आए लगभग 4 से 5 हजार वकील साथियों के आगमन से ये संदेश अब पूरे देश के अंदर फैलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं हर प्रांत से आए लॉ डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन्स, वकील साथियों और खास तौर से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लॉ डिपार्टमेंट में सिंघवी साहब के साथ काम कर रहे मोहम्मद खान और सब साथियों को भी बहुत शुभकामनाएं दूंगा। सिंघवी साहब ने मुझे पदाधिकारी तो नहीं बनाया अपने डिपार्टमेंट का, जो मैं और मनीष बहुत देर से इन्हें दरख्वास्त दे रहे हैं, पर फिर भी हम ये समझते हैं कि हम आपके पदाधिकारी हैं और भविष्य में आप इस रिक्वेस्ट पर गौर करेंगे। Friends, for those of my friends who are from down south, Mukul ji spoke in detail about how an attack on federalism is resulting into withering away of federalism. There is an old saying that power must not reside in any one hand without accountability, nor it should reside in any one institution. I think that's the essence of what we call Indian federalism. When Mukulji spoke about one man having all authority, he was referring to the caution once given by the Constitution Bench of the Supreme Court in the Minerva Mills case, where they said each organ of the state must have separation of powers and must act within their own realm. What is happening today? I'll try and be very brief, for we have limited time and there are other eloquent speakers. There is a designed attack on states. I call it what Prime Minister Modi and his government are trying to do is what we say a patron-client relationship between the union government and states of the union, as if they are our patron and we are their clients, or a big boss relationship, to put it in very simple language. This is unacceptable, for that is not the scheme of the India's constitution. Ragini called it quasi-federal constitution. Yes, we are a constitution and a country where, yes, the primacy or first among equal position of the union government is recognized, but the states are no less in areas which are exclusive to their domain in their own state list, or even in the concurrent list subject to the national interests. So what's happening today, I'll just list that and then try and conclude. Number one, when I say there is a designed attack on states, एक सोची समझी बदनीयत से प्रांतों के अधिकार छीने जा रहे हैं और ये फेडरलिज्म पर सबसे बड़ा हमला है. Governors, which was also mentioned here, mentioned by Rahul ji, mentioned by Khadge Saab, they have become weapons of government of India to undermine the authority of elected governments. गवर्नर के दफ्तर का इस्तेमाल या दुरुपयोग दिल्ली की सरकार प्रांत की सरकार को बंधुआ और बंधक बनाने के लिए कर रही है. एक उदाहरण हमने देखा और इसमें कुछ हद तक न्यायपालिका भी जिम्मेवार है. हमने एक उदाहरण देखा जब दिल्ली की सरकार के, चाहे वो हमारे विरोधी हैं, सब अधिकार छीन लिए गए और फिर एक 5 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये कहा कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस से चलना पड़ेगा.
उसके बाद फिर कानून बदल दिया गया, फिर वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट गए और अपने ही निर्णय को के आधार पर स्टे करने से उसको मना कर दिया और इतनी देर में असेंबली का टेन्योर खत्म हो गया। तो कैसे सरकारें चलेंगी? जम्मू कश्मीर की बात यहां कही गई। जम्मू कश्मीर इलेक्शन के बावजूद आज भी यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर जो चाहते हैं वो करते हैं और चुने हुए मुख्यमंत्री मूक दर्शक बने टकटकी लगाए देखते रहते हैं। वो कर्नाटक हो, वो एक समय में महाराष्ट्र हो जब हमारी साझी सरकार थी, वो पंजाब हो, वो केरल हो, वो तमिलनाडु हो, जहां जहां वो हिमाचल प्रदेश हो, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं या विपक्षी दलों की सरकारें हैं, गवर्नर हमारे बिलों को अनुमति ही नहीं देंगे, वो उन्हें पेंडिंग रखते। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आप ये नहीं कर सकते, उसके लिए समय सीमा है, तो उस निर्णय को रिव्यू करवाने की बजाय उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सीक कर लिया। आई डोंट नो व्हाट इज सिंघवी साहब्स ओपिनियन। आई थिंक इट वाज रॉन्ग ऑन पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट to even entertain that reference, for this is nothing but a review of the Supreme Court judgment, whereby a limit has been placed on powers of the governor or even President of India to approve or to send back the bills for reference. एक और तरीका भी है। महाराष्ट्र में तो हमने ये भी देखा कि हमने जो MLCs का रेफरेंस दिया, उन्होंने वो अप्रूव ही नहीं किए। एग्रीकल्चरल लॉस की यहां बात की गई। खेती जो है वो प्रांत का सब्जेक्ट है, पर खेत, खलिहान और प्रांत, इन तीनों के अधिकार छीनने के लिए 3 काले कानून लाए गए। There were 3 draconian black agricultural laws brought in. When those laws were brought in, the states were not consulted. The Supreme Court did not stay those laws. They remained pending, but for an agitation and sacrifice of 700 farmers and a siege of Delhi, the laws would never have been withdrawn. Then what about the powers of the states? Are we mute spectators or are we contributor to India's growth story? एक और उसका उदाहरण है वेपनाइजेशन ऑफ ईडी, सीबीआई एंड इनकम टैक्स। अभी यहां भूपेश बघेल जी थे, जब वो मुख्यमंत्री थे, उन पर ईडी की 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, शायद 6 बार रेड की गई। उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। हिमाचल प्रदेश में जबरन मुकदमे सीबीआई को दे दिए जाते हैं ताकि भारत सरकार के कंट्रोल में आ जाए। यही हाल तमिलनाडु का है, यही हाल दूसरे विपक्षी प्रांतों का है। तो प्रांत अपने अधिकार कैसे चला पाएंगे? सवाल यह है। एक और छोटी सी बात, फिस्कल चोकिंग ऑफ स्टेट्स इज हैपनिंग। एक्चुअली वी आर गोइंग थ्रू वेयर फिस्कल फेडरलिज्म इज नाउ अंडर अटैक। अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप अपने आइडियाज लागू कैसे करेंगे? अनटाइड फंड्स ऑफ द स्टेट्स आर बीइंग ड्रास्टिकली reduced. Central sector schemes, they put so many conditions, and now Government of India doesn't put 100% of the money. They will say we will put 60%, we'll put 50%, we'll put 40%. Where does the states have money? They don't have the money. 14 Finance Commission said give 42% of the net tax revenue. 15 Finance Commission said give to states 41% of the net tax revenue. But barely 33-34% is being given. Disaster relief funds are even not released. That is the state. The Congress government of Karnataka through Singhvi Saab had to come to Supreme Court of India to seek funds for disaster relief, something that we have contributed to the National Disaster Relief Fund and to which is available as a kitty. But they would not give till a direction came from the Supreme Court. Same thing is happening now about financial aid to states. And before I conclude, I want to place 2-3 facts before you. 2015-16 में
भारत सरकार से जो फाइनेंशियल एड प्रांतों को जाती थी वो लगभग 1,95,000 करोड़ थी या 2 लाख करोड़ थी। 23-24 में वो 4 या 5 लाख करोड़ हो जानी चाहिए, पर 23-24 में वो घट के रह गई है 1,65,000 करोड़। कैसे प्रांत चल पाएंगे? दिस इज कॉल्ड नॉट choking of fiscal federalism, rather fiscal terrorism being forced upon the states. 7 lakh crore rupiya, 7 lakh crores is being collected by cesses and surcharges by Government of India, from petrol, from diesel, from health tax, from education cess, but not a penny is given to the states. So friends, there is time now to reinvent cooperative federalism, which is now, as Singhvi Saab said in the morning, coercive federalism, to competitive federalism. Why should states be punished for being efficient or getting more tax? So my simple point is, one nation, one election, one nation, one leader, and one nation, one government alone will not do. And time has come to rethink this entire paradigm and to address these core issues by advocating for competitive federalism. Thank you so much.